आज हम बात करेंगे अपील अगेंस्ट कन्विक्शन सीआरपीसी। यानी सीआरपीसी में कन्विक्शन के बाद जो अपील होती है, आज हम उसकी बात करते हैं और एक लाइव केस डिस्कस करेंगे इसमें कि सीआरपीसी के प्रोविजन में कन्विक्शन के बाद अपील किस सेक्शन में लाई करेगा और क्या कन्विक्ट पर्सन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे 374 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी यानी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किए गए आदेश के खिलाफ अपील फाइल करना अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में जो बेल एप्लीकेशन फाइल होती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील, तो उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या कन्विक्शन बोला जाता है। और वो एप्लीकेशन जो फाइल होती है वो 389 सीआरपीसी में फाइल होती है। तो सबसे पहले हम केस के प्रोसीडिंग से जाने से पहले, हम लाइव केस और ड्राफ्ट के जाने से पहले हम दोनों सेक्शन को जिसमें अपील फाइल होती है 374 को हम एक बार एग्जामिन करते हैं। ये है स्क्रीन पे 374 और 374 में क्या प्रोवाइड है? 374 में प्रोवाइड है अपील फ्रॉम कन्विक्शन any person convicted on a trial held by a high court in extraordinary circumstances jurisdiction may appeal to Supreme Court। यानी 374 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ है तो उसकी अपील कहां पे लाई करेगी? ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में। यानी ऑनरेबल एससी के ऑर्डर के खिलाफ अपील जो कन्विक्शन की लाई करेगी वो अपेक्स कोर्ट में लाई करेगी। उसके बाद में एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल बाय सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years have been passed against him or against any person convicted at the same trial may appeal to high court। यानी इसमें ये प्रोविजन कहता है कि अगर हाई कोर्ट के जरिए से कोई ट्रायल होगा तो उसकी अपील कहां पे लाई करेगी? उसकी अपील 374 के सबसेक्शन 1 के तहत अपील हाई कोर्ट से कहां लाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट में। अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी। और सबसेक्शन 2 जो कहता है, आज जो मेरे टॉपिक का मुद्दा है, यानी जिस टॉपिक पे आज हम डिटेल ड्राफ्टिंग की बात करेंगे और एक कन्विक्शन अपील जो अलाउ हुई है उसकी बात करेंगे, और एक रेडेड मर्डर ट्रायल में हमारे केस में कन्विक्शन पे एक्विटल हुआ है, यानी कन्विक्शन सेट असाइड हुआ है, जो पनिशमेंट था वो सेट असाइड हुआ है, उसी पे हम डिस्कस बात करते हैं, उसी पॉइंट पे। तो जो 2 है, यानी एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एनी कोर्ट any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him or against any other person convicted at the same trial। तो कहने का मतलब यह है कि जो कन्विक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट या इसको प्लस कर लीजिए एडीजे यानी एडिशनल सेशन जज से,
उसकी अपील लाई करेगी कहां पे? एचसी यानी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये जो अपील आएगी अगेंस्ट कन्विक्शन, ये 374 सबसेक्शन 2 में आएगी। यानी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील फाइल होगी वो 374 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट में अपील आएगी। ये अपील का हो गया। अब इसमें तीसरे सेक्शन में प्रोवाइड करता है, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एनी पर्सन convicted on a trial held by metropolitan magistrate or assistant session judge या magistrate of first class or second class sentence under section 325 in respect of whom an order has been made or sentence has been passed under section 360 CRPC by any magistrate may appeal to session court। अब इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्विक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा, मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कन्विक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा उसकी अपील कहां पे होगी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और जो सेशन जज का ऑर्डर होगा वो कहां चैलेंज होगा? ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कहां पे अपील फाइल होगी? एससी में। तो ये हो गया कि आज हम बात कर रहे थे, जो मोटा मोटा हम आज डिस्कस कर रहे हैं 374 पे की अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कहां पे लाई करेगी और कैसे लाई करेगी। तो अगर अपील मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ है तो अपील सेशन में लाई करेगी 374 सबसेक्शन 3 का क्लॉज सी, और अगर सेशन कोर्ट का कन्विक्शन है तो वो अपील हाई कोर्ट में लाई करेगा 374 सबसेक्शन 2, और अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट के जरिए से है तो 374 सबसेक्शन 1 में अपील कहां पे लाई करेगी? ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लीजिए अपील रेडी हो गई और अपील फाइल हो गई। अपील रेडी हुई और अपील फाइल हो गई। अब उसके बाद में फाइलिंग में एक चीज का ध्यान देना होगा कि 389 की एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी उसमें, यानी जब भी अपील फाइल करेंगे 389 सीआरपीसी की, तो क्या करना होगा? सबसे पहले एक एप्लीकेशन उसमें मूव करनी पड़ेगी कन्विक्शन सेट असाइड करने के साथ साथ, यानी 389 का प्रोविजो क्या कहता है? कहता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज द अपीलांट ऑन बेल, यानी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील क्या करना है? अपीलांट को बेल पे छोड़ने का रिक्वेस्ट करना है इस एप्लीकेशन के अंडर, इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब इसको डिटेल पढ़ते हैं। पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द अपीलाट कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट्स इन राइटिंग order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail or his own bond। यानी 389 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एप्लीकेशन फाइल होगी 389 में, और ऑनरेबल कोर्ट जो अपीलाट कोर्ट होगी, यानी जिस कोर्ट ने कन्विक्शन किया है वो उसके ऊपर कोर्ट में वो रीजन रिकॉर्ड करते हुए, और वो भी रीजन किस में रिकॉर्ड करना होगा? वो इन राइटिंग में करना होगा। और क्या करना होगा? ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को अपील के पेंडिंग रहने के दौरान क्या होगा? उसको सस्पेंड करने के लिए ये एक डिटेल ऑर्डर करेंगे।
वेलकम टू यू सुमित जी। वेरी गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए ज्वाइन होइए, बहुत अच्छे मुद्दे पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपील अगेंस्ट कन्विक्शन पे। और अगर कन्विक्शन की अपील 374 में फाइल करते हैं तो उसमें मैंडेटरी करता है, या आपको अगर रिलीफ दिलाना है कि अपील की पेंडेंसी ज्यादा दिनों तक चलती है, तो ऐसी स्थिति में आपको 389 की एप्लीकेशन फाइल करना आवश्यक है, यानी जरूरी है। तो 389 का सबसेक्शन ये कहता है कि जो लर्नड अपीलाट कोर्ट है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील अपीलांट को क्या करेगी, बेल दे सकती है। उसमें रीजन रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद सबसेक्शन 389 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है कि पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन एन अपीलाट कोर्ट में बी एक्सरसाइज आल्सो बाय हाई कोर्ट इन अ केस ऑफ अपील फाइल बाय कन्विक्टेड पर्सन टू कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट देयर टू। यानी कन्विक्शन का जो ऑर्डर होगा वो अपीलाट कोर्ट कौन होगा, वो हाई कोर्ट होगा, या अपीलाट कोर्ट के खिलाफ भी अगर फाइल होगा तो उस पे भी है। तो इस पे इस सेक्शन पे आते हैं, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड हुआ है और वो चाहता है कि वो अपील प्रेजेंट करना चाहता है, तो उसके लिए वेयर सच पर्सन बी ऑन बेल बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो इस प्रोविजन का भी वो लाभ 389 के तहत ले सकता है। वेयर द ऑफेंसेस ऑफ विच सच पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड इज बेलेबल 1 एंड ही इज ऑन बेल, ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल अनलेस देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग द बेल। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई कन्विक्शन हुआ है तो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाते समय इस प्रोविजन में यह कहा है 389 के क्लास 3 के सबसेक्शन 2 में यह कहा है कि उसको मैंडेटरी तौर पे बेल दे दिया जाए। अगर कोई मतलब विषम परिस्थितियां ना हो तो उसे बेल देने में कोई हर्ज नहीं है, रीजन रिकॉर्ड करते हुए। और फॉर सच पीरियड एज ऑफर्ड सफिशिएंट टाइम to present appeal and obtain orders of appellate court under subsection 1 and the sentence of imprisonment shall so long as he so release on bail be deemed to be suspended। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है या कोई ऐसी सेक्शन है जिसमें बेल देने में कन्विक्शन के बाद कोई हर्ज नहीं है, तो एक हिसाब से यह कहा जा सकता है कि 389 में इंटरिम बेल उसी कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है जो कोर्ट कन्विक्ट कर रही है। यानी कन्विक्ट करने वाली कोर्ट ही इंटरिम बेल दे सकती है। हालांकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता नहीं है, बट ये प्रोविजन में है। अगर कोई ट्रायल कोर्ट का काउंसिल या लर्नड ब्रदर्स ट्रायल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब प्रोविजन में मैंडेट किया है तो वैसे जमीनी हकीकत पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन और इसका ऑपरेशन होना चाहिए और देना चाहिए। अब उसके बाद 4 क्या कहता है, when the appellant is ultimately sentenced to imprisonment for a term or to imprisonment for life or the time during which he is so released shall be executed in computing the term। यानी इसमें यह कहा गया कि अगर वो रिलीज होते हैं तो उनको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। तो बहरहाल ये पूरा डिटेल है इसका, लेकिन हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली बात इस बात पे है कि अगर
कोई भी कन्विक्टेड पर्सन अपील फाइल करता है तो अपील के दौरान यानी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील 389 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उस पे ऑनरेबल कोर्ट या लर्नड अपीलाट कोर्ट क्या करेगी, उसको सुनवाई करते हुए ऑब्जेक्शन इनवाइट करे या जैसा वो बेहतर समझे उन परिस्थितियों के अनुसार वो उनको अलाउ कर सकती है या बेल दे सकती है, या ट्रायल कोर्ट खुद चाहे तो इंटरिम बेल दे दे जब तक कि एक्यूज हाई कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में अपनी अपील फाइल न कर दे या डिग्री जजमेंट ऑर्डर उसे मिल न जाए, तब तक के लिए उसको इंटरिम बेल दिया जा सकता है। ऐसा इसमें इस प्रोविजो में मौजूद है। अब हम ये बात कर लिए कि कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील लाई करेगी वो कहां पे लाई करेगी। अगर मजिस्ट्रेट ने किया तो सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने किया तो हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में किया तो हाई कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने। यानी 374 के तीनों क्लास को, चारों क्लास को हम पढ़ करके सेटिस्फाइड हो गए। फिर उसके बाद ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील या अपील फाइल करते समय आप 389 की एप्लीकेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत फाइल कर सकते हैं। अब यहां तक हमारी बात कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं एक कन्विक्शन केस की। एक कन्विक्शन केस ये है, यानी ये अपील फाइल किसी और के थ्रू की गई थी 2016 में, यानी और उसका इसमें हमारा एंगेजमेंट अल्टीमेटली 2022 के आसपास में हुआ था। तो इस अपील में कन्विक्शन हुआ और एक्चुअली बहुत सीरियस मैटर था, लेकिन चूंकि साक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से इसमें पुटअप किया गया तो ये केस एक्विटल की तरफ गया, वरना ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इसमें था। अब इसमें क्रिमिनल अपील किसके खिलाफ थी? अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15/9/2016 के खिलाफ, पास बाई लर्नड एडिशनल सेशन जज कोर्ट रूम नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी इन सेशन ट्रायल नंबर 555 ऑफ 2023 स्टेट वर्सेस सुहेल एंड अदर्स राइजिंग आउट केस क्राइम नंबर 138 ऑफ 2013 अंडर सेक्शन 302 यानी 302/34 आईपीसी एंड सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, पुलिस स्टेशन दरियाबाद डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। यानी इसमें कन्विक्शन हुआ था। तो क्रिमिनल अपील में अपील के मेमो पे ये आपको जिस्ट लिखना, यानी ब्रीफ ऑफ द केस जो है वो लिखना मैंडेट करता है। तो बेसिकली हम ड्राफ्टिंग की भी बात करते हैं, तो ड्राफ्टिंग में भी ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, और ये पीडीएफ वाली जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी इस पे ऑनरेबल कोर्ट की हेडिंग लिखना कोई वो नहीं है। अच्छा, प्रणाम भाई सुमित जी, आप तो अभी थोड़ी देर पहले मिल करके ही गए थे। उसके बाद पार्टी का नाम यहाँ लिखना होगा इन डिटेल में, और ये इस पे यहाँ पे अपीलांट लिखना होगा, और इन जेल कब से है 13/6/2013 से हमारे केस में थे, जिस केस का हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। और अपोजिट पार्टी चूंकि क्रिमिनल अपील में सिंगल होती है इसलिए सिंगल अपोजिट पार्टी इसमें मेंशन है। अब हम यहाँ पे अब आ गए कि मेमो ऑफ द अपील में क्या मेंशनिंग होगी और कैसे ड्राफ्टिंग होगी। यू मस्ट बी सी वेरी केयरफुली, यानी इसको आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिमिनल अपील अंडर सेक्शन 374 सबसेक्शन 2 ऑफ कोर्ट सीआरपीसी अगेंस्ट इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15/9/2016 पास बाय श्री उदय भान सिंह एडिशनल सेशन जज कोर्ट रूम नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी इन सेशन ट्रायल नंबर 5553 ऑफ 2013 स्टेट वर्सेस सुहेल एंड अदर्स राइजिंग आउट ऑफ केस क्राइम नंबर 138/2013 पुलिस स्टेशन दरियाबाद डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी कन्विक्टिंग। अब यहां से इंपॉर्टेंट हुआ, इसको समझना है। ये तो आपके फाइल में ऑलरेडी लिखा रहता है,
जब आपके पास फाइल आती है कन्विक्टिंग एंड सेंटेंसिंग द अपीलांट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 302 आईपीसी एंड फाइन ऑफ 10,000, यानी इस केस में जो पनिशमेंट हुआ है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस की बात करते हैं, और जो ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे 302 यानी 302 सीआरपी 302 आईपीसी की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी सी केयरफुली। उसके बाद में क्या अपील के आगे क्या है, एंड इन केस डिफॉल्ट ऑफ फाइन फर्दर 3 month additional imprisonment and for 10-year rigorous imprisonment under section 5 of Explosive Substance Act and fine of 5,000, and in case of default payment of fine 1 month additional imprisonment. Both the sentence shall run concurrently on the following amongst ground एलिया, यानी ये आपको टोटल पूरी ब्रीफ इस पे लिखना होगा। यानी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन पे जो 374 की आप अपील फाइल करेंगे तो उस पे ये लिखना होगा कि किस जज ने ऑर्डर पास किया है और किस क्राइम नंबर में पास किया है और किस किस सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में कितना पनिशमेंट है, कितना फाइन है और कितनी दोनों के डिफॉल्ट करने पे और क्या पनिशमेंट इन एडिशन है, यानी एडिशनल है, ये पूरा डिटेल आपको मेंशन करना होगा। यू मस्ट बी सी ऑन पीडीएफ जो मैं शेयर करूंगा पीडीएफ, उसके बाद आप इसको डिटेल देख सकते हैं। और यहां पे अब ग्राउंड लिखना है। ग्राउंड में ज्यादातर अपील में, क्योंकि अपील जब फाइल की जाती है तो ज्यादातर लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं रहते हैं, तो उसमें बहुत ऐसी यूटर्न की बातें लिखी जाती हैं जिसका एक्सप्लेनेशन कोर्ट में अगर देना हो तो ज्यादा दुश्वारी न होने पाए। इसलिए कोशिश ये करना है कि जब भी अपील फाइल करना हो तो अगर आपके पास ट्रायल कोर्ट के विटनेसेस वगैरह के बयान नहीं है तो आपको इस तरीके से अपील फाइल करना होगा। हम उसका नमूना आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ग्राउंड ए, ग्राउंड ए क्या कहता है, इसमें ग्राउंड ए में ये है कि देखिए ग्राउंड ए, द वेट ऑफ द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, यानी बिकॉज द जजमेंट एंड ऑर्डर अंडर अपील इज अगेंस्ट द वेट ऑफ एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। तो इसको आप मोटी मोटा बहुत शॉर्ट में लिखेंगे कि जो एविडेंस रिकॉर्ड पे अवेलेबल है उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड को बिना कंसीडर किए हुए ये जजमेंट पास कर दिया गया है, यानी द जजमेंट एंड ऑर्डर अंडर अपील, यानी जो वजन एविडेंस का है विदाउट उसको कंकरेंटली चेक किए हुए और बिना उसको कंसीडर किए हुए जजमेंट पास किया गया है। दूसरा ग्राउंड ये है कि द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट इज टोटली बेस्ड ऑन कंजेक्चर एंड सरमाइसेस, यानी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो सही ढंग से पास नहीं किया गया है, और अगर सही ढंग से पास किया जाता तो हमारा क्लाइंट क्या हो जाता, वो एक्यूट हो जाता। तो चूंकि कन्विक्शन के खिलाफ आप बात करेंगे तो ज्यादातर आपको अपने शब्दों में या अपने क्रिस्प ड्राफ्टिंग में एक्यूटल की तरफ ही बात करना है। सी ग्राउंड में क्या है, बिकॉज द लर्नर ट्रायल कोर्ट हैज नॉट अप्रिशिएटेड सर्कमस्टांस ऑन विच द सैड इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी ट्रायल कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को भी कंसीडर नहीं किया कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो इंसिडेंट अगर हुआ भी है तो एक्चुअली उस एक्सीडेंट को सही ढंग से कंसीडर नहीं किया गया, तो इस तथ्य को भी आप सही ढंग से दे सकते हैं और पेश कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या है, यहां पे कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑकरेंस टुक प्लेस बिटवीन 1.5 AM, यानी ये रात की घटना बताई गई है, और नो वन सीन द ऑकरेंस
बट कंप्लेनेंट फॉल्सली रोप द अपीलान। यानी रात की घटना है तो 1 बजे ज्यादातर गांव देहात में लोग सोए रहते हैं, इस वजह से यह ग्राउंड यहां पे मेंशन किया गया कि नो बडी हैज सीन द इंसिडेंट, नो बडी हैज सीन द इंसिडेंट। तो इसलिए ये अच्छा ग्राउंड मतलब हो सकता है। तो इसलिए अगर रात की घटना रहती है और ऐसा नॉर्मल टाइम होता है जिस टाइम में लोग सोए रहते हैं, तो वो केस में मेंशन कर सकते हैं। और चूंकि रात की ये घटना थी 1:15 पे, तो उस समय कोई इंडिपेंडेंट विटनेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात के समय में लोग सोए रहते हैं। तो इसलिए ये ग्राउंड भी अगर रात की घटना रहे तो मेंशन कर सकते हैं एनीवे, या जैसा आपका केस हो उस हिसाब से आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में यह कहा गया कि बिकॉज देयर इज इनमिटी बिटवीन द कंप्लेनेंट हेंस देयर इज स्ट्रांग मोटिव फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन। तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंसीडर किया और कहा कि मतलब इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन के केस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस केस में कोई मोटिव सा दिख ही नहीं रहा है कि मारने के ना रीजन दिख रहे हैं और ना उसका कारण दिख रहा है। तो फॉल्स इम्प्लीकेशन इट मे बी पॉसिबल, और उसकी जो है परिस्थितिजनक साक्ष्य भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो कंप्लेनेंट ने जो गवाही पेश की है उसको भी बहुत हद तक आपको डाउट करना होगा। अच्छा, इसी केस में कई एक्यूज थे, जिसमें 3 एक्यूज को कोर्ट ने सेम फैक्ट ऑफ एविडेंस पे छोड़ दिया था, और एक को जो एक्यूज नंबर जो एक्यूज आपके सामने है उसको जो है कन्विक्ट कर दिया था लाइफ के लिए। यानी 3 एक्यूज वर एक्विटेड under 302 and 34 IPC एंड 5 एक्सप्लोसिव सबस्टांसेस एक्ट के तहत जो है उसका एक्विटल कर दिया था। तो अब एक सिद्धांत ये भी है कि ऑन वेरी सेम एविडेंस तो उसको एक्विटल नहीं कर सकते हैं। यानी जो फायदा उनको मिलना चाहिए वही फायदा हमारी तरफ भी आना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये ग्राउंड आप क्लेम कर सकते हैं कि सिमिलर सिचुएटेड पर्सन, और इसी आधार पे इस केस में जो बरी हुए हैं इसका मुख्य कारण यही रहा, बरी होने का मुख्य कारण यही रहा। वैसे बहुत सारे जजमेंट रहे उसमें और पेश किए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो रहा वो यही रहा। उसके बाद में यहाँ पे बिकॉज द मेडिकल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस। अब इसमें अगर आप चाहें तो मेडिकल को बहुत डिटेल लिख सकते हैं, बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना, और जब लोअर कोर्ट का LCR आ जाए, LCR लोअर कोर्ट रिकॉर्ड जब ट्रायल कोर्ट से आ जाए, तो एक बार खुद एग्जामिन कर लीजिए। उसके बाद में कोई सप्लीमेंट्री वगैरह अगर फाइल करना हो तो फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा ओपन कर करके अपील में लिखना ज्यादा हानिकारक हो जाता है। उसके बाद में लिखा है ग्राउंड में कि बिकॉज देयर इज नो आई विटनेस ऑफ प्रेजेंट अपीलांट इज हाईली डाउटफुल ही इज एनिमिटी विद द अपीलांट। तो रात की घटना है तो उस समय में कोई साक्ष्य होने की गुंजाइश नहीं बन रही है, इसलिए क्या कहा कि द कन्विक्शन एंड जजमेंट ऑर्डर इज इलीगल एंड मॉडिफाइड एंड इज लायबल टू बी सेट असाइड। यानी कोई भी विटनेस नहीं है, इसलिए घटना डाउटफुल है, और ड्यू टू इनमिटी जो है मुकदमा फाइल कर दी गई है। तो ये आधार बहुत मजबूत आधार है, इस पे अपील अलाउ होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। अब उसके बाद में यह है कि बिकॉज द अपीलांट हैज नो एनी अदर केस। अच्छा, इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री को लिखना है और ये कहना है कि अगर मतलब ऑनरेबल कोर्ट बेल देती है तो बेल बॉन्ड वो फाइल कर देंगे। और उसके बाद में ये पैराग्राफ तो खैर नॉर्मल है, ये पैराग्राफ तो मेंशन ही करना रहता है।
और उसके बाद में बिकॉज द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर इज बैड इन द आई ऑफ लॉ, और उसके बाद में लिखा कि बिकॉज द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट इज अगेंस्ट द वेट एंड एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। तो ये बात आपको मेंशन, आप अगर ये पैराग्राफ लिख देते हैं कि जो रिकॉर्ड अवेलेबल था उसको क्लियरली एग्जामिन नहीं किया गया है और ऐसे ही जजमेंट एंड ऑर्डर कन्विक्शन हैज बीन पास या पास कर दिया गया है, तो जब आप हाईकोर्ट में बहस करेंगे पेपर बुक लेकर के तो आपके पास बहुत ज्यादा और बहुत लंबा स्कोप रहेगा डिस्कशन करने का और बहस करने का। और अगर आप कोई प्लीडिंग में खोल करके आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके सामने एक बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आएगी कि मान लीजिए आपने कुछ और लिख दिया बिना रिकॉर्ड के देखे हुए, और रिकॉर्ड अगर आ गया और रिकॉर्ड डिफरेंशिएट करेगा तो ऐसी स्थिति में अपील के हारने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपील में हारने का चांस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं बिकॉज द अपीलांट इज क्वाइट इनोसेंट एज हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड पीस लिविंग पर्सन है। ये तो आम अपील में भी मेंशन करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कि अपीलांट जो है वो बहुत शरीफ आदमी है और अगर क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो पीस लिविंग पर्सन भी कह सकते हैं और लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में इम्प्यून जजमेंट को लिखना है कि इम्प्यून जजमेंट जो है वो अगेंस्ट लॉ है और अगेंस्ट फैक्ट है। अब अगेंस्ट लॉ अगेंस्ट फैक्ट किन किन पॉइंट पे है, ये पॉइंट आप जब पेपर बुक आ जाएगा ट्रायल कोर्ट से तब ये बात कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहीं पे सब कुछ खोल देंगे तो प्रॉब्लम आगे चल करके क्रिएट करना करेगा। तो बहुत ज्यादा अपील में क्या करना है, बहुत क्रिस्प लिखना है और ईच एंड एवरी फैक्ट क्या लिखना है, मतलब बहुत यू टर्न करके करना है, यू टर्न के जब चाहिए तब कोर्ट में बहस करते करते उस फैक्ट से यहां आ जाइए और यहां से चलिए डायरेक्ट यहां आ जाइए। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा खोल कर करके क्रिमिनल अपील में लिखने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर लिखते हैं तो जब तक ट्रायल कोर्ट का जजमेंट टोटली ना पढ़ लीजिए तो लिखना नहीं चाहिए। और ट्रायल कोर्ट का जजमेंट मर्डर वगैरह केस में तो बहुत ज्यादा पेजेस हो जाते हैं और 60 डेज की अपील की टाइम की पीरियड होती है, कितने दिन की, 60 डेज की। तो अगर ज्यादा आप पढ़ने में लग जाएंगे तो 60 डेज क्रॉस कर जाएगा, फिर इसमें क्या लग जाएगा, लिमिटेशन एक्ट, यानी अपील क्या हो जाएगी, बियॉन्ड लिमिट हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा गोलमोल बातें लिख कर करके और जो आर्गुमेंट का पॉइंट है वो पॉइंट अगर यहां पे खोल देंगे तो सरकारी वकील या अपोजिशन का वकील भी बहुत तरीके से उसको समझ कर करके और आपके आर्गुमेंट को फेल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और क्या कहा कि विटनेसेस के जो एविडेंस है उसको ट्रायल कोर्ट ने मिसरीड किया है, यानी गलत तरीके से कंसीडर किया है। इस एस्पेक्ट पे भी आपका डिस्कशन जोरदार होना चाहिए। उसके बाद बिकॉज द फाइंडिंग अराइव बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट आर अटरली प्रिजर्व एंड कंट्रेरी टू द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। सेम बात वही घूम फिर करके है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट पास किया है वो एविडेंस के विपरीत है। अब एविडेंस के क्या विपरीत है ये आप कब कहेंगे, जब अपील एडमिट हो जाए, अपील क्या हो, एडमिट हो जाए और रिकॉर्ड आ जाए। रिकॉर्ड आने के बाद में फिर इस पॉइंट को डिटेल करना होगा, यानी तब उस पॉइंट को आप डिटेल करेंगे। और अगर यही कर देंगे तो ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ही ये अपील जो है वो भग से उड़ने के चांस रहेंगे या बेल वगैरह में बहस करने में बड़ी दुश्वारी हो जाती है। दैट द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूविंग इट्स केस अगेंस्ट द अपीलांट, प्रेजेंट अपीलांट,
यानी स्टेट ये फेल रही जो उसका ऑब्लिगेशन ड्यूटी है कि फेयर ट्रायल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, और जिन लोगों के खिलाफ एक्विटल हो गया है उन लोगों के खिलाफ अपील ना फाइल करना या उनको कन्विक्शन के दायरे में लाना, तो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद में लिखा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हाईली टेंटेड हैंड्स है, यानी मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि पुलिस बहुत सारे मामले में क्या करती है, जल्दी से चार्जशीट फाइल करना है तो इधर उधर कर करके और चार्जशीट फाइल कर देती है। और कन्विक्शन ऑफ अपीलेंट इज अनजस्टिफाइड एंड इलीगल एंड हैज रिजल्टेड मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, तो ये पैराग्राफ भी मेंशन कर देंगे। बेसिकली क्या हुआ, ये एक बड़े लायर की ड्राफ्टिंग है, उसके बाद में काफी देर 10 साल 15 साल के बाद, ये 10 साल के बाद ये अपील मेरे पास आई, तो जाहिर है कि अगर बड़े लायर ने इस तरह की ड्राफ्टिंग की है तो हमें इस ड्राफ्टिंग से बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। हालांकि इसी पैटर्न पे सेम पैटर्न पे ज्यादातर अपीलें हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद में फाइल होती हैं। और आगे क्या लिखा कि बिकॉज द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट सफर फ्रॉम मैनिफेस्ट इलीगलिटी एंड इज लायबल टू बी सेट असाइड, यानी ये जजमेंट जो है इलीगलिटी पे बेस है, इसलिए इसको क्या होना चाहिए, सेट असाइड होना चाहिए। ये एक हद तक जो है वो लास्ट पैराग्राफ है। उसके बाद में ये प्रेयर क्लास है। प्रेयर क्लास में जो मेंशनिंग है ये है, वेयर इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज to allow the present appeal by setting aside the impugned judgment and order dated 15/9/2016 passed by Sri Udayban Singh, additional session judge room number 5 Barabanki in session trial number 555 of 2013 state versus Suhail and others arising out case crime number 138 of 2013 under section 302 IPC and section 5 of Explosive Act Police Station Daryabad District Barabanki under appeal and appellant be acted from the from all the charges। तो इस तरह से आपकी जो अपील की प्रेयर होगी ये क्या हो गई, अपील की प्रेयर हो गई। यानी बेसिकली क्या करना है कि वो कन्विक्शन ऑर्डर जो है वो कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपील के ऑर्डर को सेट असाइड करने की ही प्रेयर करनी होगी। तो एक हिसाब से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके आधार पे हमारा केस हो रहा है। कोई बात नहीं, क्यों बंद कर दिए क्या? उसके बाद में इट इज फर्दर प्रेड that this honorable court may kindly be pleased to grant bail the appellant during the pendency of the instant appeal before this honorable court। यानी जो 389 की प्रेयर है वो 389 की प्रेयर यहीं से शुरू हो जाती है। पहले जो अपील फाइल होती थी उसमें अलग से 389 की एप्लीकेशन नहीं पड़ती थी, डायरेक्टली इसी में मेंशनिंग होती थी और इसी के आधार पे इसका डिस्कशन भी होता था। यानी 389 सीआरपीसी अलग से नहीं पढ़ते थे, तो उसमें यहां पे उसका डिस्कशन इतने में ही कर देते थे। यानी इट इज फर्दर प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू ग्रांट bail to the appellant during the pendency of instant appeal before this honorable court। तो बेसिकली क्या है कि 389 की एप्लीकेशन 389 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है पहले अपील के इसी पैराग्राफ के साथ मेंशन कर दिया जाता था और पहले अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन 2015 के बाद
अपील के साथ अलग से 389 की एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दी जाने लगी, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के सर्कुलर के अनुसार। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर इसमें फर्स्ट बेल एप्लीकेशन इसलिए अलग से दी जा रही है कि अगर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो सेकंड, थर्ड और फाइल करने के लिए समय समय पे टाइमली उसके लिए अलग से एक सर्कुलर के अनुसार इसमें बेल एप्लीकेशन अलग से फाइल करने के लिए दे दिया गया है। It is further again respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to make an order obedience to deposition of fine by the learned trial court। तो जो फाइन ट्रायल कोर्ट ने लगाया था उस पे भी एक प्रेयर करते हैं कि मतलब ट्रायल कोर्ट के जो फाइन है उसको क्या कर दिया जाए, स्टे करने की भी प्रेयर की जाती है। यानी ट्रायल कोर्ट के फाइन को क्या करना है, फर्दर स्टे करने की भी प्रेयर करना है। एनी एंड इसके बारे में कि और एक ऑनरेबल कोर्ट को ओपन स्पेस देने के लिए यह कहा जाता है कि कोई अदर भी जजमेंट और ऑर्डर अगर पास करना हो तो ऑनरेबल कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार दे सकती है और फाइल कर सकते मतलब कोई और भी परिस्थितिजनक ऑर्डर हो तो ऑनरेबल कोर्ट वो ऑर्डर दे सकती है। ये पहली बार जो अपील फाइल हुई थी, देखिए फर्स्ट टाइम जो अपील फाइल होती है उसमें जो ऑर्डर होता है फर्स्ट डेट पे वो यही ऑर्डर होगा। क्या होता है, हार्ड एडमिट समन लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, यानी इसी की बात हम एलसीआर कर करके कह रहे थे, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड लिस्ट आफ्टर 3 वीक along with लोअर कोर्ट रिकॉर्ड बेल प्रेयर ऑफ अपीलांट विल बी कंसीडर्ड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। यानी इसीलिए हम बार बार बात कह रहे थे कि ज्यादातर उसमें बहुत क्रिस्ट नहीं लिखना चाहिए और उसमें बहुत यूटर्न टाइप का लिखना चाहिए। और जब यहाँ पे एलसीआर रिसीव हो जाए तो एलसीआर रिसीव हो जाने के बाद आप इस पे डिटेल बहस और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। इस पे स्टेट का ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन के बाद फिर इसमें बेल पे क्या होगी, आर्गुमेंट होगा बेल पे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि अपील के ड्राफ्ट के करते समय बहुत ज्यादा मटेरियल को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। यानी एक बड़े काउंसिल के जरिए से अपील फाइल की गई थी और उनके जरिए से कोई बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं किया गया है और बहुत क्रिस्ट अपील फाइल की गई है। तो बहुत लिमिटेड में, यानी 302 की जो अपील है यहां से अगर जोड़ें तो पेज नंबर 1 और पेज 2 और उसके बाद यहां से जोड़ें तो पेज 3 और ये पेज हो गया 4, उसके बाद में ये पेज 5, यानी 302 की अपील कितने पेज में है, टोटल 5 पेज में है और लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट है। तो बहुत क्रिस्प ड्राफ्टिंग होना चाहिए और बहुत घुमा फिरा कर करके और बहुत ओपन लिखने की जरूरत क्रिमिनल अपील में नहीं होती है और ना ही क्रिमिनल अपील में बहुत ज्यादा डिटेल लिखना चाहिए। ज्यादा डिटेल लिख देने से जब अपील के पेपर्स आ जाते हैं और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड आता है तो बहुत हद तक वो जजमेंट कंट्रेरी होने का डर हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि बहुत सारे मामले में ड्राफ्टिंग को जो क्रिमिनल अपील में करना है वो बहुत क्रिस्प करना है और कभी भी उस पैराग्राफ के 2, 3, 4 अर्थ अलग अलग तरीके से निकाले जाएं ताकि जब ऑनरेबल कोर्ट में डिस्कशन हो तो उसमें उस तरह से उसकी बहस हो जाए। यानी लोअर कोर्ट जब रिकॉर्ड आता है तो आपको एक तरीके से एक पेपर बुक मिलेगा। देखिए जब लोअर कोर्ट रिकॉर्ड आता है तो एक पेपर बुक बनता है लोअर कोर्ट रिकॉर्ड का इस तरीके से, और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने तौर पे तैयार कराता है। यानी जब फाइनल हियरिंग पे अपील आ जाती है तो इस तरह की एक पेपर बुक होता है जो ऑनरेबल कोर्ट में जो एलसीआर सबमिट होता है उसके आधार पे क्या बन जाता है, पेपर बुक। तो ये एक हिसाब से पेपर बुक है
अब पेपर बुक के हिसाब से ही आपको जो आर्गुमेंट करना होगा वो पेपर बुक के हिसाब से ऑलमोस्ट आर्गुमेंट करना होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स अलग से बनता है आकर के, जो अपील का था वो था, क्योंकि अपील जो फाइलिंग होती है वो सिर्फ एक जजमेंट को लगा करके अपील फाइल कर देते हैं। यानी अपील कैसे फाइल करते हैं? कन्विक्शन ऑर्डर विथ अपील ग्राउंड। इसके अलावा एक एप्लीकेशन जो रहती है वो अंडर सेक्शन 389 सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट की, ये 3 से फाइल करते हैं। तो इसलिए इसमें पेपर बुक की जरूरत, डिटेल पेपर बुक की रिक्वायर्ड रहती है। अब पेपर बुक का यहाँ पे डिस्कशन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम है, फोरेंसिक है, रिकवरी मेमो है, और ये 4 तरह के और रिकवरी हैं उसी में। उसके बाद में कमिटल ऑर्डर है, उसके बाद ड्यूरिंग ट्रायल चार्ज बना है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस है इस तरीके से। उसके बाद में स्टेट ऑफ विटनेसेस पे यहाँ पे 7 लोगों को कन्फाइन किया है, और 7 इसमें विटनेस हुए हैं। जो मुख्य विटनेस है वो इसमें में से 2 विटनेस आई विटनेस कहे जा रहे हैं, बाकी विटनेस जो है वो लगभग फैक्ट के विटनेस है। और 313 का स्टेटमेंट होता है। 313 का स्टेटमेंट इसलिए होता है कि एक्यूज जिस घटना में मुलविस होना बताया जाता है, अल्टीमेटली उस घटना का वो साक्षी भी होता है, इसलिए उसको मतलब घटना का चतुर्दर्शी साक्षी मानते हुए उसका खुद का स्टेटमेंट 313 के अंदर होता है। यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो होगा वो अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी में होगा। अब 313 सीआरपीसी में जितने एक्यूज थे उन सबका यहाँ पे बयान हुआ है, और उसके बाद में रिटन रिपोर्ट जो दाखिल हुई है वो एक तो रिटन रिपोर्ट ये फर्स्ट नंबर पे है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, और साइड प्लान किसी भी क्रिमिनल घटना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 साइड प्लान पेश किया गया है, जिसका प्रदर्श का 8 और प्रदर्श का 14 है। अब इस हिसाब से यहाँ पे जजमेंट हो गया, और उसके बाद में पेपर ऑफ अपील है अलॉन्ग विद द जजमेंट। तो इस हिसाब से ये तैयार किसने किया है? टाइप बाय सर्वेश कुमार गौतम, सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज औरैया। तो मतलब इस हिसाब से ये ट्रायल कोर्ट से ही पेपर बुक बन कर करके एक हिसाब से आता है, और ये रिव्यू अफसर के जरिए से एग्जामिन होता है, उसके बाद ये कोर्ट में जाता है। अब उसके बाद में इसमें इसके हिसाब से यहाँ पे ये एफआईआर है। एफआईआर के वर्जन को देखना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि पहले अलग तरीके से होती थी और वो मैनुअली होती थी, और 2015 के बाद से ये डिजिटल होने लगा, क्योंकि ये घटना जो है 2013 का था, इसलिए इस तरह की एफआईआर है जिसको टाइप कॉपी में पेश किया गया है। अब एफआईआर पे यहाँ पे घटना और एफआईआर की डेट है, और इस दिन को घटना होना 12/6/13 को घटना बताया गया है। 1/15 की रात की घटना है, और उसके बाद में जो एफआईआर है वो 3:10 पे है मॉर्निंग में। सूचना देने वाले का नाम, और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्यूज है, और इस पे ये धाराएं लगी हैं, और अभियुक्त कौन गिरफ्तार हुआ कौन नहीं हुआ, विवेचना क्या है, विवेचना का परिणाम क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में प्रोसेस शुरू हो गया। ये नकल तहरीर हिंदीवादी हो गई। नकल तहरीर हिंदीवादी में यह कहा गया कि इसमें फादर का मर्डर हुआ था एक्चुअली, और 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट था। 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट ये रहा कि एक का ये कहना था कि वो कुछ दिनों से बाहर रह रहे थे कानपुर वगैरह में, और उसके बाद आए प्रॉपर्टी लेने लगे, जबकि दूसरे के भाई ने ये कहा कि ऑलरेडी उन्होंने बेच रखा था और बहुत सारी प्रॉपर्टी को बिकवा दिया था, इसलिए दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, और एक ने आकर के एक को मार दिया,
और जो एक्यूज है उसका डिफेंस ये था कि जो घर पे भाई रह रहे थे उन्हीं के जरिए से फादर को मार कर करके हम कानपुर से आके प्रॉपर्टी न ले पाए, इसलिए हमारा नाम एफआईआर में लिखा दिए और पुलिस को मैनेज कर करके चार्जशीट फाइल करा दी। तो अल्टीमेटली इस तरीके का इसमें डिस्प्यूट रहा है। और आप यहां से घटना की शुरुआत यहां से करते हैं कि 7 हथियारों से लैस होकर आया तथा मेरे पिताजी को बम से घायल कर गला काट कर जान से मार दिया। सुहेल का मेरे पिता से खेत के बंटवारे का विवाद था तथा वो हमेशा पिताजी से जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बनाता था तथा उनके मना करने पर जान से मार देने की धमकी देता था। मेरे पिताजी अभी हाल में ही लगभग 4 बीघा जमीन मेरे पत्नी मैसर जहां के नाम बैनामा कर दिया है। तो अब एक्यूज का जो बेसिक डिफेंस था कि जब फादर ने ऑलरेडी जमीन उनके नाम कर दिया है तो फिर जब जमीन बची ही नहीं तो डिस्प्यूट किस बात का था। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय था लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने इस बात को ओवरलुक कर दिया। सुहेल काफी रंजिश रखने लगा तथा उक्त घटना को मौके पर मौजूद मेरे साले सच एंड सच आम की रखवाली करने वाले सच एंड सच मेरे साथ सो रहे थे और मेरे लड़के ने मौके पर जल रहे इमरजेंसी लाइट की रोशनी में देखा व पहचाना है। मेरे पिता की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। उनका शव मौके पर पड़ा है। सूचना को आया हूं, मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये जिस आपका एफआईआर है और एफआईआर जो हुई वो उसका सेक्शन यहाँ पे मौजूद है, यानी 302 में एफआईआर इन लोगों के खिलाफ पंजीकृत हो गई। उसके बाद उन लोगों की ये मेडिकल रिपोर्ट, एफआईआर के बाद में मेडिकल रिपोर्ट होता है। अगर आदमी जिंदा है तो मेडिकल रिपोर्ट होगा और अगर डेथ हो जाती है तो उसकी पीएम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम हो जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी सारी चोटों का जिक्र है, यानी ये एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, 7 तरह की इंजरी है। अलग से इंजरीज को आप देख करके पढ़ सकते हैं। इंटरनल कुछ ये चीजें पाई गई थी। उसके बाद में ये मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट को मोदी का जो जूरिस्प्रूडेंस है उससे भी आप उसको देख सकते हैं, उससे टैली कर सकते हैं। उसके बाद में ये कॉज ऑफ डेथ डिफाइन किया है। कॉज ऑफ डेथ क्या है? ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज। तो इस हिसाब से बेसिक जो कोर्ट की क्वेरी होती है, एक तो इंजरी रिपोर्ट इंजरी की होती है और दूसरा का क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ की होती है। तो ये दोनों चीजें बेसिकली समझने की बात है, बाकी और अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट इसमें आई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार उसमें जो पाई गई थी वो नाइट्रेट और सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम वगैरह चीजें पाई गई थी। यानी उसमें एक हिसाब से बम का प्रयोग करना पुष्टि की गई थी। किससे? एफएसएल से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा की रिपोर्ट से। ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है। उसके बाद में ये फर्द बरामदगी है। फर्द बरामदगी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो बम बरामद हुआ था उसकी बरामदगी है। उसके बाद में ये फर्द जो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था उसकी बरामदगी है। उसके बाद में ये फर्द बरामदगी सुपुर्दगी इमरजेंसी है। ये आप अपने हिसाब से इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद कत्ल बरामदगी है। छुरा एक बरामद हुआ था और ये पूरा उसका डिटेल है बरामदगी का, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये सुपुर्दगी आदेश है, यानी इसको क्या बोलते हैं, कमिटल आदेश। ट्रायल कोर्ट से जो आदेश होता है वो कमिटल ऑर्डर होता है, यानी जो कोर्ट ट्रायबल बाई सेशन होगा
वो मजिस्ट्रेट के पास से कहां पे कमिट होगा, मजिस्ट्रेट टू सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल। तो ये सुपुर्दगी नामा है। सुपुर्दगी नामा को 2 लाइन में पढ़ देता हूं कि पत्रावली नियमानुसार कैलेंडर तैयार करके माननीय सत्र न्यायाधीश बाराबंकी को प्रेषित की जाए। तदनुसार इसकी सूचना जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा लोक अभियोजन फौजदारी को भी दी जाए। यानी ये इन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ये फाइल कहां पे कमिट करके भेजा था, सेशन कोर्ट को 10/10/2013 को। तो जब भी सेशन ट्रायबल केस होता है तो वो भेज देते हैं कहां पे, ट्रायल करने के लिए सेशन कोर्ट को। उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के द्वारा चार्ज बनाया गया था। जैसे ही सेशन कोर्ट को फाइल जाती है उसमें चार्ज बनाते हैं कि इस घटना में और ये चीजें थी, अब आपके खिलाफ चार्ज बन रहा है। अगर आप चार्ज को डिनाई करते हैं, यानी एक्यूज क्या करता है, चार्ज डिनाई करता है, तो या डिनाई करने से पहले वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 227 सीआरपीसी में फाइल कर सकता है। और अगर चार्ज बन गया तो चार्ज के खिलाफ वो हाई कोर्ट में रिट कर सकता है कि हमारे खिलाफ जो है गलत चार्ज बनाई गई है। और या चार्ज के खिलाफ वो रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। दोनों का भी स्कोप है। 482 भी फाइल हो सकती है सीआरपीसी की कि गलत चार्ज बनाई गई है। तो इस हिसाब से आप अपने केस के हिसाब से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या फाइल हो सकती है। यहाँ पे PW1 का स्टेटमेंट शुरू हुआ है, यानी ट्रायल कोर्ट में जो विटनेसेस के स्टेटमेंट की शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हो गया है। अब क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन 4 लाइन में अगर ये कहा जाए तो ये समझना होगा कि स्टेटमेंट जो कहा गया था कि सब लोगों के खिलाफ एक साथ, यानी 4 पहिया गाड़ी खड़ी कर करके एक्यूज सच एंड सच मेरे भाई सुहेल के साथ आए। तो यानी जो एलिगेशन है इसमें 4 एक्यूज का है, 4 एक्यूज का। और जो मतलब असॉल्ट करने का है वो सबका है। तो उसी में 3 को बरी करना और 1 को कन्विक्ट करना, इसी पे मेन केस है, यानी पूरे स्टेटमेंट का। अब उसके बाद में ये इनका स्टेटमेंट हो गया, ये इनके स्टेटमेंट पे जिरा हो गया है, यानी जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये बात निकल करके आई है कि दोनों लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं था, दोनों लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के लिए ये मुकदमा रंजिशन फंसाया गया। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 लाइन देखे कि हमारे हिस्से में कुछ ज्यादा आया था, बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं थी, बंटवारा राजी खुशी से हुआ था। जबकि एफआईआर में यही विटनेस ने कहा कि प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम कर दिए और प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट था। तो एक हिसाब से कंट्राडिक्शन आपको यहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल गया। तो यही जैसे ही कंट्राडिक्शन मिलता है वहीं से एक्विटल की एकदम शुरुआत हो जाती है। अब जिरा जो है वो दूसरे अभियुक्तों की तरफ से की गई थी इस पॉइंट पे। उसके बाद में सेम पॉइंट पे डिस्कशन आकर के पहुंचा था, यानी ये पूरा जिरा का स्टेटमेंट है। उसके बाद में सेम पैटर्न पे जिरा थी, कोई बहुत मतलब इसमें वो नहीं था। जैसे एक्यूज की तरफ से जो अपीलांट है उसकी तरफ से जो जिरा की गई थी, सेम टाइप की जिरा उसमें थी, इसलिए वही पॉइंट निकल के आया जो दोनों लोगों के बीच में आया। अब इन्होंने आगे जो जिरा में कहा है, जिरा को कंटिन्यू किया है और जिरा में फिर इन्होंने आकर करके घटना को तोड़ने मोड़ने की कोशिश की है
लेकिन चूंकि एक बार ऑलरेडी कह चुके हैं तो उससे मुकरना नहीं चाहिए। हालांकि इसमें मुकरने की कोशिश किए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को देखने की कोशिश नहीं की और इसको सही ढंग से एग्जामिन नहीं किया और कन्विक्शन ऑर्डर पास कर दिया। तो इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट को एक एक वर्ड यानी वर्ड ब वर्ड पढ़ना है और उसके बाद में तब चीजें समझ कर करके और निकल करके आएंगी। अगर आपको किसी क्रिमिनल अपील में आर्गुमेंट करना है या कोई क्रिमिनल अपील फाइनल हियरिंग करना है या कोई क्रिमिनल अपील पे रिसर्च करना है डिटेल विटनेसेस वगैरह के मैटर्स को देखते हुए, तो आप हमसे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में ये लगातार विटनेसेस के बयान चल रहे हैं और इसमें सारे विटनेस एग्जामिन हो गए धीरे धीरे एक एक करते हुए। अब उसके बाद में ये डॉक्टर आए थे, तो डॉक्टर ने क्या किया, वो मेडिकल को प्रूव किया, क्योंकि वो मेडिकल किए थे तो मेडिकल में सेम टू सेम वो प्रूफ करते हैं जैसा वो मेडिकल में लिखते हैं। फिर उसके बाद में ये थाने के जो वो थे जीडी लिखने वाले, उनका स्टेटमेंट हुआ, फिर उनकी जीरा हुई। उसके बाद में ये चीजें धीरे धीरे यहां तक आ गई। फिर जो रेडियो निरीक्षक थे उनके जरिए से उनका स्टेटमेंट हुआ, उनकी जीरा हो गई। अभियुक्त का बयान 313 हुआ। अभियुक्त के बयान में ये सारी चीजें ना कर करके आई। हालांकि ट्रायल कोर्ट में इस तरह की परंपरा चलती है, जबकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत डिटेल कह रखा है कि जब भी विटनेस के बयान हो तो इन डिटेल होना चाहिए, यानी सिर्फ डिनाई करने का कोई तात्पर्य वो नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट में अभी भी इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यानी अभियुक्त जो होता है वो 313 में उसके खिलाफ जो गवाही आई रहती है उसी पे ट्रायल कोर्ट क्या करता है, प्रश्न बनाता है। ट्रायल कोर्ट क्या करता है, प्रश्न बनाता है और एक्यूज से सवाल पूछते हैं प्रश्न पे, उसका यहाँ पे आंसर वो देते हैं। यानी एक साधारण लफ्जों में कह दिया गलत है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटेल इसका आंसर लिखना चाहिए। उसके बाद अभियोजन साक्ष्य में आया है कि आप ने अपने पिता के जमीन बंटवारे को लेकर करके हत्या कर दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा गलत है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए, एविडेंस लीड करना चाहिए। इन्होंने साधारण लिख दिया। ट्रायल कोर्ट में ये बहुत सारी चीजों पे कमी रह जाती है। थोड़े दिनों पहले 4 बीघे जमीन पत्नी के नाम कर दिया था, इससे आप रंजिश मान रहे थे, अब इन्होंने साधारण आके कह दिया गलत है। यहाँ पे भी इसका डिटेल रिप्लाई करना चाहिए था। तो ट्रायल की इसमें ट्रायल एक हिसाब से धीरे धीरे ये डिफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह से जितने भी सवाल पूछे गए इन्होंने कह दिया गलत है, झूठी गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दिया है, गलत है, मालूम नहीं, झूठा साक्ष्य दिया, गलत है। तो इस हिसाब से ट्रायल अच्छे ढंग से जब प्रोसीड नहीं होता है तो एक्यूज को हाई कोर्ट में डिफेंड करने में बहुत दुश्वारी होती है। इसलिए ट्रायल कोर्ट के काउंसिल्स को या क्लाइंट को ये चाहिए कि बहुत सोच समझ कर करके ट्रायल को इनिशिएट करें और बहुत अच्छे ढंग से एविडेंस को उसमें पुटअप करना चाहिए, ताकि ट्रायल ठीक ठाक तरीके से हो और विटनेसेस का एग्जामिनेशन ठीक ठाक ढंग से हो। उसके बाद में ये दूसरे अभियुक्त करों का बयान है ऑलमोस्ट। अब उसके बाद में हम जजमेंट पे आ जा रहे हैं, जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, जजमेंट एंड ऑर्डर। अब यह जजमेंट एंड ऑर्डर की शुरुआत हो गई है। ये यहां से जजमेंट की शुरुआत है, सत्परीक्षण नंबर है
और इतने एक्यूज हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। और ये सारा एविडेंस ट्रायल कोर्ट के जरिए से इसमें लीड किया गया है। अब उसके बाद में लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पे हम आते हैं, जहां पे कन्विक्शन ऑर्डर होल्ड किया गया, यानी कन्विक्शन सुनाया गया है। अब यहाँ पे आगे जो कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंचती है, अभियुक्त सुहेल पुत्र मोहम्मद जहीर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी को धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त को 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने की दशा में उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि इस अवधि के नियमानुसार समायोजित की जाएगी। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में रहा है, उसका सजायाबी वारंट तैयार कर उसे उपरोक्त सजा भोगने हेतु अविलंब जिला कारागार बाराबंकी भेजा जाए। इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति नियमानुसार अभियुक्त को अविलंब दिलाई जाए। यानी ये एक कन्विक्शन ऑर्डर पास हो गया और इसमें क्या पनिशमेंट हो गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, इम्प्रिजमेंट। और ये जज के पास करने का नाम है, और ये जिन्होंने निर्णय सुनाया है ओपन अदालत में सुनाया है। इस हिसाब से इस पूरे निर्णय पे आ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने अपील की प्रोसीडिंग और ड्राफ्टिंग तक से अब हम आ रहे हैं कि जो अपील यहाँ पे फाइल हुई थी उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपील फाइल होने के बाद, यानी 2016 की ये अपील है, और अपील की जो हियरिंग हुई है रिसेंटली, वो अपील की हियरिंग ऑर्डर डेट है 18/9/2023 को ये जजमेंट आया है, जबकि इस पे हियरिंग हफ्तों हुई है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक ही एविडेंस पे 2 लोगों मतलब 3 लोगों को छोड़ना और एक आदमी को कन्विक्ट करना, इसी आधार पे कई एक जजमेंट जो ऑनरेबल कोर्ट का है, रोहित त्रिपाठी जी इसमें बहस में लीड कर रहे थे। हम दोनों 2 लोग असिस्ट कर रहे थे इसमें, और सैयद जुल्फिकार हुसैन नकवी जी भी इसमें लीड कर रहे थे, और इरफान खान जो है वो अपोजिशन की तरफ से थे। तो बेसिकली इसमें बहुत डिटेल जजमेंट है, और जजमेंट का जो लास्ट जिस्ट है, ये अपील नंबर देख लीजिए। अगर जजमेंट आप अलग से पढ़ना चाहें पूरा डिटेल, तो जजमेंट अलग से पढ़ सकते हैं, और अगर जिस्ट देखना चाहें तो हार्ड श्री रोहित त्रिपाठी एडवोकेट assisted by Sri Sajjad Hussain and Sayyid Zulfikar Hussain Naqvi appearing for the appellant, and Shri Badrul Hassan and Pawan Mishra learned counsel for the state। तो स्टेट की तरफ से वो उनके द्वारा बहस की गई। दिस अपील अराइजेज आउट इम्पुग्न्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15/9/2016 पास बाय एडिशनल सेशन जज कोर्ट नंबर 5 बाराबंकी इन ST नंबर 555 of 2013 स्टेट वर्सेस सुहेल एंड अदर्स अराइजिंग आउट केस क्राइम नंबर 138 of 2013 अंडर सेक्शन 302/34 of IPC and section 5 of explosive substances Act 1908 PS Dariabad District Barabanki, and sentencing him to life imprisonment with fine of 10,000 under section 302 IPC in default of payment of fine, 3-month additional imprisonment and 10-year rigorous imprisonment with fine under section 5 of explosive substances
in default of payment, fine of 1 month additional imprisonment। तो ये टोटल जो कन्विक्शन किया गया था उसका पूरा डिस्क्राइब है। उसके बाद में प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो पैराग्राफ 3 में मेंशन है, और PW3 ने जो स्टेटमेंट PW1 ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पैराग्राफ 4 में मेंशन है, और जो इंसिडेंट पे चोट आई है वो मल्टीपल 1 से 7 चोटें हैं, वो 1 to 7 इंजरी है, उसको यहाँ पे मेंशन किया है ऑनरेबल कोर्ट ने। और यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात की है पैराग्राफ 5 में, और एक्यूज को 6 विटनेसेस जो एग्जामिन किए हैं और एक डिफेंस विटनेस है, उनके आधार पे यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने जो किया था वो कन्विक्शन होल्ड किया है, और एक्यूज ने अपने उसमें ये कहा 313 में कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया और गलत ट्रायल का इनिशिएशन किया गया। अब अपील जो फाइल की गई है वो इम्प्यून जजमेंट के खिलाफ फाइल की गई थी, और काउंसिल के जो अपीलांट हैं यानी हम लोगों की तरफ से जो सबमिशन किया गया था, अब यहां से शुरू हुआ। यहां से पहला सबमिशन ये था कि दैट ऑन द सेम सेट ऑफ एविडेंस द कोर्ट बिलो हैज डिसबिलीव द स्टेटमेंट ऑफ 2 alleged आई विटनेसेस, यानी जो 2 आई विटनेस है सेम सेट ऑफ फैक्ट पे, वो तीन लोगों, एक लोगों पे बिलीव किया और 3 लोगों के लिए डिसबिलीव नहीं किया, और एक को कन्विक्ट कर दिया और उसी सेम एविडेंस पे 3 लोगों का एक्विटल कर दिया। एक जजमेंट चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो 2002 SCC का है, और सदानंदा मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 का, ये पेश किया गया कि सेम सेट ऑफ फैक्ट पे मतलब एक को कन्विक्ट करना और 3 को छोड़ देना, ये मतलब वायलेशन है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट का, और जो जजमेंट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का था वो फाइनली हमारे केस से बिल्कुल कवर कर रहा था, और अपेक्स कोर्ट ने इन दोनों केस में एक्विटल ग्रांट किया था। दैट देयर आर मटेरियल कंट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ 2 alleged आई विटनेसेस, और जो अपने को 2 आई विटनेस कह रहे थे उसमें बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन था, तो इसी वजह से जो डिफरेंट वर्जन किया था इसलिए उनको भी रिलायबल माना नहीं जा सकता था, और उसके बाद में फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की भी प्रेयर थी, और उसको ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, और कोई भी इनक्रिमिनेटिव एविडेंस अपीलांट के खिलाफ नहीं मिला जिससे वो शो कर सके। एक चाकू है जिसको रिकवर किया था लेकिन उस पे ब्लड नहीं पाया गया था, तो डिसइंटीग्रेटेड रहा, इसलिए सीजर को भी ऑनरेबल कोर्ट ने ज्यादातर यहाँ पे डिसबिलीव किया, और ऑन द बेसिस ऑफ द एक चाकू यानी 1 नाइफ उसको डिसबिलीव किया ऑनरेबल कोर्ट ने। उसके बाद में कहा कि अपीलांट 10 साल से ऑलरेडी जेल में है, और उसकी 10 साल से जेल में रहने के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया। ऑन द अदर हैंड सपोर्टिंग द इम्प्यून जजमेंट बाय आर्गूड बाय द लर्नड काउंसिल बाय द स्टेट, और स्टेट काउंसिल ने इसका अपोज किया, और उन्होंने कहा कि जो जजमेंट पास हुआ है ट्रायल कोर्ट से और विटनेसेस के जरिए से वो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ है, यानी उसमें किसी भी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कहा है कि दैट द अपीलांट हैज किल हिज ओन फादर, यानी लड़के ने अपने बाप का मर्डर कर दिया है, इसलिए ये ब्रूटल इंसिडेंट के दायरे में आता है या हीनियस ऑफेंस के दायरे में आता है, इसलिए इनका एक्विटल न किया जाए। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इसमें जो स्टेट काउंसिल ने कहा कि दैट द अपीलांट हैज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 IPC and therefore question of his detention period of 10 years will not be any benefit to him,
तो जो 10 साल की वो जेल में रहे, या ये ग्राउंड जो हमारी तरफ से लिया गया, हम लोगों की तरफ से, उसको स्टेट काउंसिल ने कहा कि क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 302 में, इसलिए ये कहना कि मतलब उसको बेनिफिट दिया जाए, वो किसी हिसाब में बेहतर नहीं है। उसके बाद स्टेट काउंसिल ने और भी कई एक सबमिशन यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद में चंद्रपाल का जो जजमेंट था, ऑनरेबल सीजे साहब ने इसको कंसीडर करते हुए कहा कि जो पैराग्राफ 14 है उसमें कहा कि ये पैराग्राफ 14 को ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन किया है कि ऑन द सेम फुटिंग एंड सेम फैक्ट पे अगर किसी को छोड़ा गया है तो दूसरे को क्यों नहीं, और सेम फैक्ट ऑफ एविडेंस पे अगर किसी का एक्विटल है तो दूसरे को क्यों नहीं। तो इसी आधार पे ऑनरेबल कोर्ट ने, ये ऑर्डर बहुत डिटेल है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लास्ट का जो कंक्लूजन है ऑनरेबल कोर्ट का, तो ये है कि द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट डेटेड 5/9/2016 is set aside. The appellant is acquitted of all the charges for which he has been tried and convicted. The appellant shall be released from jail unless required in any other case, subject to compliance of provision of section 377A CRPC to the satisfaction of the trial court. तो इस केस में एक ब्रूटल मर्डर था, लेकिन ट्रायल कोर्ट चूंकि इसमें 4 मुलजिम थे और 3 को सेम सेट ऑफ फैक्ट पे छोड़ दिया, और 3 को सेम सेट ऑफ फैक्ट पे, एक को सेम सेट ऑफ फैक्ट पे कन्विक्ट कर दिया। तो सुहेल की तरफ से यहाँ पे हाईकोर्ट में अपील फाइल की गई, अपील नंबर, क्रिमिनल अपील नंबर 1674 ऑफ 2016, सुहेल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का कंसीडर करते हुए 18/9/2023 को तमाम जो चार्जेस लगे थे उन चार्जेस से बरी करते हुए एक्विट कर दिया है। तो आज हम जो जिक्र कर रहे थे वो एक तो ये है कि हमने एक डिटेल जजमेंट पढ़ा, और डिटेल जजमेंट को समझने के लिए हमें किस पैटर्न को समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें जजमेंट का ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ना होगा, फिर जिस्ट पढ़ना होगा, केस पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जजमेंट जो साइट किए हुए हैं वो किस एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट पे किए गए हैं उसको समझना होगा। उसके बाद में हमें ऑनरेबल कोर्ट और दोनों लोगों के स्टेटमेंट और दोनों लोगों के द्वारा सबमिशंस क्या किया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या अपने ऑर्डर में किस किस को रिकॉर्ड करते हुए मैटर को आगे प्रोसीड किया है। उसके बाद जो जिस्ट है ऑनरेबल कोर्ट का, उसको समझते हुए लास्ट जो वर्डिक्ट दिया है उसे समझना है। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कन्विक्शन ऑर्डर है, अगर किसी को कन्विक्शन हो जाता है तो अगेंस्ट कन्विक्शन ऑर्डर, ये कन्विक्शन ऑर्डर आपके सामने है, कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ जो अपील होती है, यानी सेशन को 3 तरह की अपीलें आती हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्विक्ट किया जाएगा तो 374 में ही जाएगा, वो सेशन कोर्ट को जाएगा। सेशन कोर्ट अगर कन्विक्ट करती है तो वो हाई कोर्ट 374 सबसेक्शन 1 में जाएगा, नहीं 2 में जाएगा। और अगर हाई कोर्ट कन्विक्ट करता है तो वो उसकी अपील 370 सीआरपीसी सब क्लास 1 में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सब में 60 डेज का टाइम है अपील फाइल करने का। तो हमने आज जो डिस्कशन की है वो 374 का सब सेक्शन 2 है, जो बेसिक ये वो करता है कि अपील कहां पे फाइल होगी। ये आपके सामने एक बार फिर खुल करके स्क्रीन पे आ गया कि 374 में 3 तरह की अपीलें डिस्कस हुई हैं, और आज जो हमने पीडीएफ के फॉर्म में समझा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कन्विक्शन
लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो यहाँ पे चैलेंज किया गया 374 में, आज हमने उसकी ड्राफ्टिंग को एक्चुअली समझने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। और अपील फाइल करते समय अगर अपील ज्यादा दिनों तक, जैसे ये अपील 2016 की थी जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और 2016 से 2023 में जाकर के डिसाइड हुई है, इसलिए एक सेक्शन अपील फाइल करते हुए और ध्यान देने की जरूरत है कि 389 सीआरपीसी की एप्लीकेशन सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट या इंटरिम बेल या ड्यूरिंग ट्रायल बेल के लिए जो भी अपने लीगल लैंग्वेज में कह सकते हैं उसे कह ले, लेकिन 389 की एप्लीकेशन अपील में फाइल करना जरूरी है ताकि इनिशियल डेज पे अपीलांट जो है जेल से बाहर आ जाए और अपील की अपनी फर्दर लड़ाई वो जैसे भी लड़ना चाहे वो लड़ता रहे, क्योंकि अपील की फाइनल हियरिंग सुनवाई करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो बेसिकली आज हमने क्रिमिनल अपील कैसे ड्राफ्ट की जाएगी और हाई कोर्ट में कैसे फाइल की जाएगी और किस किस तरीके से उसके पेपर ड्राफ्ट होंगे, बेसिकली आज हमने इस पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि क्रिमिनल अपील ड्राफ्ट करने में और उसमें सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट या इंटरिम बेल की पिटीशन फाइल करने में, एप्लीकेशन फाइल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है कि आज के द्वारा लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज क्रिमिनल अपील कैसे प्रिपेयर की जाएगी, कैसे फाइल की जाएगी, कैसे आर्गू की जाएगी और उसके फाइनल जजमेंट तक हमने आपको बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस यहीं तक। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।